कश्मीर घाटी में बीजेपी पहुंच चुकी है, ये शुरुआत है। क्या क्या माने हम? कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जिनका मानना था कि कश्मीर के 99.9% वोट पे उनका हक है, इस बार उनको इकट्ठा होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। ये एक महत्वपूर्ण नया आया। और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लेकिन प्रदर्शन ऐसा रहा कि आगे एक थ्रेट हो सकता है गुपकार अलायंस के लिए? तो एक तो हम गुपकार को अब कश्मीर के संदर्भ में कोई थ्रेट मानते नहीं। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी जिस मोड में कश्मीर में है, मैं समझता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगभग 50 साल लगे वहां तक पहुंचने में, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में। आर्टिकल 370 हटा, उसी के हटने की वजह से डीडीसी इलेक्शन हुए। डीडीसी इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तमाम पार्टियों ने। अब जो इनका वापसी का 370 की वापसी की जो मांग की बात कर रहे हैं, उसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? इस इलेक्शन का जो क्लियर मैंडेट है वो है कि धारा 370 वास्तव में समाप्त हो गया। इट हैज नो रेलेवेंस। नमस्कार। कश्मीर में बीजेपी, ये हमेशा एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है कि क्या बीजेपी कश्मीर में अपनी जगह बना पाएगी, नहीं बना पाएगी, कब बना पाएगी। हाल ही में डीडीसी इलेक्शन एक मौका था ये जानने का, समझने का। 3 सीटें जीती, लेकिन क्या ये काफी था? लेकिन क्या ये शुरुआत थी? और आगे क्या भविष्य हो सकता है बीजेपी का कश्मीर घाटी में? इन सब तमाम विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है सुरेंद्र अंबरदार जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, पूर्व एमएलसी हैं और कश्मीर में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, सूत्रधार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहें, कश्मीर घाटी में बीजेपी पहुंच चुकी है, ये शुरुआत है। क्या क्या माने हम फिलहाल स्थिति को देखते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो फुटप्रिंट्स हैं कश्मीर में बहुत बढ़ गए हैं। इस बार जो आप अगर गुपकार अलायंस की बात करेंगे तो मैंने गुपकार के किसी सीनियर लीडर से पूछा कि गुपकार में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब मेजर पार्टीज़ हैं जो कश्मीर की हैं, उनके अतिरिक्त कश्मीर में कुछ नहीं था। फिर क्या कारण है कि आपको अलायंस करना पड़ा? और अलायंस ही नहीं करना पड़ा, आपको वोट शेयरिंग, सीट शेयरिंग भी करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं से ये बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक सीरियस कॉन्टेंडर मान रहे हैं कश्मीर में, और इसी कारण से उन्होंने अलायंस भी की और सीट शेयरिंग भी की। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है कि कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जिनका मानना था कि कश्मीर के 99.9% वोट पे उनका हक है, इस बार उनको इकट्ठा होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। ये एक महत्वपूर्ण नया आयाम जी। 3 सीटें जीती है, एक्सट्रीम नॉर्थ में, सेंटर में भी और साउथ में भी। क्या और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भले ही प्रदर्शन, भले ही जीत ना हो पाई हो, लेकिन प्रदर्शन ऐसा रहा कि आगे एक थ्रेट हो सकता है गुपकार अलायंस के लिए? ने एक तो हम गुपकार को अब कश्मीर के संदर्भ में कोई थ्रेट मानते नहीं हैं। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी जिस मोड में कश्मीर में है, मैं समझता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगभग 50 साल लगे वहां तक पहुंचने में, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में है। आप अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो हम ये मानते हैं कि वहाँ और कुछ अच्छे लोगों को जोड़कर जो अब कश्मीर में एक माहौल बन गया है कि बहुत ही अच्छे सीनियर पॉलिटिकल वर्कर्स, मैच्योर्ड पॉलिटिकल वर्कर्स भी अब इच्छा रखते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के निकट आएँ। और ऐसे स्टेज में जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक परसेप्शन खड़ा कर दिया था, थोड़ा कठिनाई रही, पर फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर का कार्यकर्ता है वो कोई बहुत बड़े परिवारों से नहीं है, वो सामान्य परिवारों से है, सामान्य घरों से है। शायद जिस प्रकार की ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देश भर में मिलती है, उस प्रकार की ट्रेनिंग देने का भी माहौल नहीं है। पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
वहाँ खड़ा है अपना झंडा लेकर, अपना स्लोगन लेकर, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, और कोशिश कर रहे हैं कि जो फुटप्रिंट्स बड़े हैं उसमें आप इस बार के डीडीसी इलेक्शंस में आप देखेंगे कि 3.1% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन क्या डीडीसी के जो चेयरमैन के जो इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उसमें बीजेपी किसी तरह की भूमिका निभा पाने में कहीं सक्षम है क्या, या फिर अभी एक तरह के स्पेक्टेटर्स की भूमिका में रहेगी बीजेपी? नहीं, उसमें क्या है कि शायद बहुत पब्लिकली हमने नहीं कहा, पर हमने 6 इंडिपेंडेंट सीट्स भी कश्मीर में जीती हैं जो हमारे सहयोग से जीते हैं, और कुछ मित्रीय लोग भी हैं जो हमारे सहयोग से भले ना जीते हों पर हमारे परामर्श से जीते हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर एक अच्छी टीम बनती है। भारतीय जनता पार्टी के 3 मिलाकर एक 15 लोगों की टीम सारे कश्मीर में है ऐसी, जिनकी भूमिका है, और उनकी भूमिका बढ़ाने का भी एक प्रयास चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि आप जो अलायंस है उसको खेल बिगाड़ने में? नहीं, बेसिकली क्या, ये जो आप अलायंस को बहुत निकट से देखेंगे, एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर हैं इमरान अंसारी साहब, 2 दिन पूर्व उन्होंने अपने चेयरमैन सजाद गनी लान साहब को एक पत्र लिखा है। वो पत्र आज पब्लिक डोमेन में है। उनका मानना है कि पीएचडी में रहकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा अहित हुआ है, नुकसान हुआ है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो उनके कैंडिडेट्स के विरोध में प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। इसलिए हमने उनका खेल नहीं बिगाड़ना है, वो खुद ही अपना खेल। ये तो पीडीपी के नेता भी कह रहे हैं कि एनसी ने ऐसा किया है, और कुलगाम में भी हमने देखा कि जो तारिगामी हैं उनके वो भी आपस में लड़ रहे थे। तो ये तो बेसिकली क्या है, ये अलायंस इसका कोई वैल्यू बेस्ड आधार नहीं था। इनका प्रयास ये था कि एक तो जो पिछले सरकारों में रहकर जो इन्होंने पाप किए हैं, जो गुनाह किए हैं, उनको छुपाने का एक प्रयास था, और दूसरा शायद ये कोशिश भी थी कि भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में वो रोके। इसलिए भी उनका इकट्ठा, अगर वो शायद सीट एडजस्टमेंट नहीं करते तो जो रिजल्ट्स आए हैं इनसे भिन्न होते, विपरीत होते। तीसरा कि इन्होंने गुपकार के अलायंस में मैक्सिमम जो पार्टनर्स थे ये बेसिकली लोगों के एम्पावरमेंट के विरुद्ध में। जब पहली बार पंचायत के इलेक्शंस हुए थे, ये सब पार्टीज वो थी जिन्होंने बाइकआउट किया था। अब इनको ये समझ आ गया कि प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार सीरियस है कश्मीर में एक अल्टरनेट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को रूट्स देने में, ये इनकी व्यवस्था है, इच्छा नहीं। तो ये मानकर आप कि ये पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शन था, और इसलिए जो इरेगुलरिटीज़ वो तो वैसे भी सामान्य बात है, क्योंकि जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये तो कभी भी कोई भी मोड़ ले लेती हैं, और यही कारण है जो कश्मीर में पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध में एक ट्रस्ट डेफिसिट खड़ा हुआ है, वो इन सब के कारण। जी, एक स्टडी ये भी कह रही है कि इलेक्शन के बाद जो समझ में आ रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कश्मीरी हिंदुओं का वोट हजारों में है, 3000 है, 1500 है, 2000 है, और वोटिंग जिस तरीके से हुई बहुत कम परसेंटेज भी कई जगहों पे तो अगर वो वहां पर वोटिंग होती तो बीजेपी की ज़्यादा बेहतर सीटें आ सकती थी। क्या कश्मीर हिंदू वोट नहीं डाल पा रहा है बीजेपी को? एक तो कश्मीरी हिंदू समाज अगर वोट बैंक होता तो 1989-90 में वो उसको कश्मीर में ज़बरदस्ती कश्मीर से नहीं निकालते। कश्मीरी हिंदू वोट बैंक नहीं है, वो एक ओपिनियन बैंक है। दूसरा कि ये जो कैलकुलेशंस हैं जो दे रहे हैं,
मेरे पास लगभग सभी 140 डीडीसी सेगमेंट्स का आंकड़ा है। 2 सेगमेंट्स में, एक कुपवारा रूरल में 2400 वोट है और एक शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां एक साइजेबल वोट है, 2000 से ज़्यादा वोट है। 2 सेगमेंट्स में हम वोट डाल सकते थे और उसका असर भी हो सकता था, पर विषय ये है कि एक जो कश्मीरी हिंदू समाज है उनका जो वोटिंग प्रोसेस है, जो उनको वोट देने का प्रोसेस है, एक प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर ने उनके वोटिंग जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनसे वंचित किया है। लेटली उन्होंने उसमें शायद पार्टी के इंटरवेंशन और कुछ और भी जो आइडियोलॉजिकल परिवार के कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं उनके इंटरवेंशन के कारण इस बार जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने इलेक्शन कमिश्नर से कंसेंट लेकर उसमें प्रोसेस इजी किया है, पर वो बहुत लेट था। दूसरा ये है कि अल्टीमेटली इलेक्टोरल प्रोसेस में इलेक्शंस बुद्धों को लेकर होता है और ये एक लोकल इलेक्शन था, ये डीडीसी इलेक्शन था। भारतीय जनता पार्टी ने भी और हमने भी इस इलेक्शन को वो महत्व, वो नैरेटिव को लेकर खड़ा नहीं किया ये कोई बहुत बड़ा इलेक्शन है, जैसे कुछ लोगों ने चीन की भी बात की, पाकिस्तान की भी बात की। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको वही इलेक्शन माना जो ये इलेक्शन था। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन था और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इलेक्शन काउंसिल के इलेक्शंस में जो कश्मीर हिंदुओं का मुद्दा था वो मिसिंग था। तो ये और भी कुछ कारण हैं कि जो कश्मीरी हिंदू समाज है पिछले जो 30 साल से एग्जाइल में रह रहे हैं, इनके जो इथनिक क्लींजिंग के, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, शायद धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद जो कश्मीरी हिंदू जितना नज़दीकी से प्रधानमंत्री से जुड़ गए हैं, शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और तब खासकर एक बार पहले इलेक्शन, इस इलेक्शन 2019 के इलेक्शन से पूर्व जब प्रधानमंत्री जी जम्मू आए थे तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये बात की थी कि कश्मीरी हिंदू के जो उनके साथ जो त्रासदी हुई, उनके साथ जो कष्ट उन्होंने भोगे हैं, उसका दर्द मेरे दिल में है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कश्मीरी हिंदू समाज के साथ जुड़ते हुए ये बात की और उसका रिफ्लेक्शन कहीं हावड़ी मोड़ी में भी दिखने को मिला था। प्रश्न ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन है तो एक अलग विषय है, पर ये एक लोकल इलेक्शन था और उसमें जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है, कश्मीरी हिंदू कश्मीर में फिजिकली नहीं रहता है और इसलिए हम इसको एक महत्वपूर्ण इलेक्शन इसलिए मान रहे हैं कि ये धारा 370 के बाद पहला इलेक्शन था। शायद ये कम्युनिकेट हम नहीं कर पाए, जो भी टीम कश्मीरी हिंदू समाज के वोटर्स के लिए काम कर रही थी वो कनेक्ट नहीं हो पाया। बाकी जो उनकी फिजिकल दिखते हैं उसमें इस बार इन्होंने जो पोलिंग बूथ्स बनाए थे, पोलिंग बूथ्स भी जितने असेंबली इलेक्शंस में होते हैं उससे शायद 1/4 बनाए थे और उन क्षेत्रों में बनाए थे कि जहां कश्मीरी हिंदू समाज रहता नहीं। इसलिए टेक्निकली बड़ी सारी बातें हैं जिस कारण से कश्मीरी हिंदू समाज। एक और जो बड़ा दावा बीजेपी लगातार करती रही, स्टेट लेवल पर भी, सेंटर में भी, कि जो पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अब उनका वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन तो आप नकार नहीं सकते। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भविष्य को बीजेपी किस तरह से आंक रही है? देखिए, रिजल्ट को देखते असल में क्या है कि जम्मू कश्मीर के राजनीति में पिछले 70 साल से एक बादशाह का जो परसेप्शन था वो बादशाह ना रहे। वो पावर चाहते थे, ज़्यादा पावर चाहते थे, ऑटोनॉमी भी चाहते थे।
पर वो शेयर नहीं करना चाहते थे, वो पावर किसी और को डिलीवर नहीं करना चाहते थे, वो पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करना चाहते थे। और पिछले 6 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, मेरे ध्यान में है कि पहली बार जब गृह मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी श्रीनगर आए थे 2015 में, तब भी मेरी उनके साथ पंचायत राज सिस्टम को लेकर चर्चा हुई थी। तो उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि वो इस विषय को टेकअप करेंगे। और आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने एक भाषण में इस बात को दोहराया कि पंचायत राज इलेक्शंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में जम्मू कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी वो सीरियस नहीं थी, ये भी एक कारण था हमारे विड्रॉल का। भारतीय जनता पार्टी किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के आधार पे या अनाधार पे राजनीति नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने आधार को आगे बढ़ाकर कश्मीर में गवर्नेंस को और सुदृढ़ करके वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और रिफाइन करके, और कश्मीर के जो सामान्य समाज है उनमें राजनीति पे जो उनका जो विश्वास ख़त्म हो गया था, उस विश्वास को पुनः स्थापित करके, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कश्मीर के लोगों को अपने नज़दीक लाना है, गले लगाना है, उसी प्रोसेस को, उसी फेज़ को आगे बढ़ाकर कश्मीर में अपनी राजनीतिक आधार को आगे बढ़ाए। जी, बार बार एक और चीज़ समझने में आपसे भी कोशिश करता हूँ कि आर्टिकल 370 हटा, उसी के हटने की वजह से डीडीसी इलेक्शन हुए, डीडीसी इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था तमाम पार्टियों ने। अब जो इनका वापसी का 370 की वापसी की जो मांग की बात कर रहे हैं, उसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? लोगों ने भी जिस तरीके से हिस्सेदारी इस बार निभाई है, वो भी लोग भी जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटाए तभी डीडीसी इलेक्शन आए हैं। डीडीसी इलेक्शन में लोगों ने आगे बढ़कर वोट किया है। एक्सेप्टेंस वर्चुअली कहें तो एक्सेप्टेंस दिखाई देती है, लेकिन क्या जमीन पर लोग ये मान रहे हैं कि अब इतिहास हो चुका है 370, अब इसकी राजनीति नहीं चलेगी? आप क्या समझ रहे हैं जम्मू कश्मीर? दो महत्वपूर्ण बातें हैं, दो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जिनको नोटिस करने की आवश्यकता है। एक तो डीडीसी इलेक्शंस ने ये इंडिकेशन दे दी कि कश्मीर अल्टरनेट डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा है, और जम्मू कश्मीर इसको अप्रिशिएट भी कर रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों ने, विशेष रूप से कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से पार्टिसिपेशन की, वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि जम्मू कश्मीर में एक अल्टरनेट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पावर सेंट्रलाइज्ड थे और पावर डिसेंट्रलाइज हो गई। और दूसरी महत्वपूर्ण इंडिकेशन ये है कि ये 5 अगस्त के बाद पहला एक जनरल इलेक्शन टाइप का इलेक्शन था, और इसमें जिस प्रकार से लोगों की पार्टिसिपेशन थी, जितनी संख्या में लोगों ने रजिस्टर किया, वोट भी रजिस्टर किया, और जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया। एक और बात बता दूं आपको कि अगर आप कश्मीर में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, अगर जो उनके पोस्टर्स हैं, अगर उन पोस्टरों को इकट्ठा करके एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि 70% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पोस्टर्स में एक चीज़ कॉमन होगी, वो कि हम लोग डायनास्टी रूल ख़त्म करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक दूसरा, इस इलेक्शन ने जो कश्मीर में कुछ लोगों ने, कुछ पार्टीज़ ने जो टोटल स्पेस घेरी थी, कश्मीर में 31 दरवाजे जो हैं नए लोगों ने एक खोले हैं, और 30 दरवाजे गुपकार या एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के बंद हो गए। अगर उनके 30 दरवाजे बंद हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के 3 दरवाजे खुल भी गए। इस इलेक्शन का जो क्लियर मैंडेट है वो है कि धारा 370
वास्तव में समाप्त हो गया। इट हैज़ नो रेलेवेंस। अब रेलेवेंस किसकी है कि जो फॉलो अप गवर्नेंस है, जो फॉलो अप गवर्नेंस है उसमें देरी ना हो, उसमें देरी हो रही है। और अभी शायद जो दूसरा चैलेंज हम सब के लिए है वो है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो जम्मू कश्मीर में सरकारी तंत्र है, अफसरशाही है, शायद उनका अभी माइंडसेट ऑटोनोमस ये है। एक सवाल मैं यही जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत तो हाल ही में घोषणा हुई कि 24,000 करोड़ का एक नया पैकेज आएगा। उससे पहले भी हम सुनते हैं कि 10,000 करोड़ का पैकेज है, 20,000 करोड़ का पैकेज है, ये योजना है, ए योजना, बी योजना, इतनी योजनाएं हैं पिछले 2-2.5 साल में हम देखें। तो क्या उसका असर कश्मीर में है या फिर जमीन पे दिखाई देता है, या फिर आप जो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी बीच में है, वही पुरानी ब्यूरोक्रेसी? जी नहीं, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ इसमें कि जिस पेस पे काम होने चाहिए थे उस पेस पे काम नहीं हो रहे हैं। जिस जो फंक्शनिंग है सरकारी दफ्तरों में वो बहुत पुअर है। और हालांकि हमारे एलजी साहब भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली एलजी साहब को खुद ही तो कैरी नहीं करना है ना। जो हमारे यहाँ बहुत दिनों से जो तंत्र बना है वो अभी इंटैक्ट है और उनका माइंडसेट भी इंटैक्ट है। हम ये प्रयास करना भी चाहिए हम सबको कि वो जो तंत्र है उसमें अदल बदल ऐसे हो, फेर बदल ऐसे हो कि जो गवर्नेंस का सही मायने है उसका आनंद, उसका फील आम समाज जो है जम्मू कश्मीर का, जो प्रधानमंत्री जी का जो गवर्नेंस का मॉड्यूल है, जो स्पिरिट है उसका, वो लोगों तक पहुँचे। हम उसी दिशा में एक प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल सर, देखेंगे आगे जो आपने कहा बीजेपी का प्लान भी, और यकीनन इस पर भी केंद्र को भी और जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि नीति और घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, तंत्र को बदलना जरूरी है ताकि जमीन पर काम दिखाई दे। बहरहाल उम्मीद है आवाज पहुंचेगी और इस पर काम भी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।